हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय कोड क्यूरियस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कोर जावा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ठीक है, क्या हम लोग बात करेंगे जावा लैंग पैकेज के बारे में। जावा लैंग पैकेज एक ऐसा पैकेज है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें अवेलेबल रहता है हर एक क्लास में, और उस कभी भी उसको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि हमने बहुत सी क्लासेस बताई हैं आपको, जैसे कि ऑब्जेक्ट क्लास हो गया, हमारा स्ट्रिंग क्लास हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों ने स्ट्रिंग क्लास यूज किया है। मैंने बताया भी है कि स्ट्रिंग क्लास जो हो गया, इसकी स्ट्रिंग क्लास को यूज करने के लिए हमें कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, ऐसी बहुत सी क्लासेस हैं, तो उन पे हम लोग बात करेंगे। और आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक ही कंप्लीट पढ़ना है, भले ही उसको 2 से 3 लेक्चर में हम कंप्लीट करें। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, आपका बेसिक तैयार हो जाएगा कंप्लीटली। और कोर जावा में सारा कुछ मैं लगभग बता चुका हूँ। यही एक टॉपिक है जो बहुत, अब कह सकते हो कि उप्स का भी पार्ट है, मिक्स करके है। तो ये और इससे क्या होगा कि आप जब लॉजिकल प्रोग्रामिंग करेंगे, तो इस टॉपिक को अगर आपने बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो क्या होगा, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको। ठीक है, लॉजिक आपके क्रिएट होंगे अपने आप से। ठीक, तो इसको आपको स्किप नहीं करना, पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना है, चाहे फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस हो, कोई भी बंदा हो। ठीक है, तो हम लोग बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे जावा लैंग पैकेज के बारे में। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता दिया, जावा लैंग पैकेज मोस्ट यूज्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैकेज है, दैट जो कि दैट वी डोंट नीड टू इम्पोर्ट एक्चुअली विदाउट इम्पोर्टिंग, एंड इट इज़ अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, विदाउट इम्पोर्ट, वी डोंट नीड टू इम्पोर्ट एक्चुअली। ठीक है, तो क्या है, अब हम लोग इस पे एक चीज़, मैंने कुछ टॉपिक क्रिएट किया कि मुझे क्या क्या पढ़ाना है। ठीक है, तो जावा लैंग में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टू स्ट्रिंग और हैश कोड के बारे में। इस लेक्चर में हो सकता है हम इतना ही कंप्लीट कर पाएँ, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, इंटरव्यू के लिए भी, पर्सपेक्टिव से भी। और इसकी अंडर मतलब लॉजिक लॉजिक को क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग करते वक्त लॉजिक क्रिएट होते हैं, बहुत सी चीज़ें इस पर डिपेंडेंट रहती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपको समझना, इसका लॉ इंटरनल क्या वर्क करता है, क्या रिलेशन, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन टू स्ट्रिंग एंड हैश कोड, हाउ हैश कोड वर्क। ठीक है, और हैश कोड होता क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, आप आगे चल के बहुत सारे कलेक्शन कलेक्शन टॉपिक आएगा, उसको पढ़ेंगे तो उसमें बहुत मतलब इसका बहुत ज़्यादा यूज रहेगा। ठीक है, अभी आप समझ लोगे थोड़ा, उस समय कुछ समझोगे, तो आपका एकदम 100% क्लियर हो जाएगा, है ना। तो अभी हम फुटकर में पढ़ेंगे चीज़ों को, और फिर जैसे कि जावा ऑब्जेक्ट क्लास है, ऑब्जेक्ट क्लास में बहुत सारे मेथड्स जो अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, उनको भी हम लोग कवर कर लेंगे। लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं, इस थोड़ा इनके बारे में एक तरीके से हम कहते हैं एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, और बाद में हम बता देंगे कि एक्चुअल टोटल कितने मेथड्स अवेलेबल रहते हैं ऑब्जेक्ट क्लास में। और इन ये मैथ, क्योंकि आपको पता है ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है। ऑब्जेक्ट क्लास एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक्सटेंड रहती है हर एक क्लास में, सभी की पेरेंट क्लास है। ठीक है, तो क्या होता है कि जितने भी मेथड्स ऑब्जेक्ट क्लास में हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी क्लास में अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें कितने मेथड हैं वो भी हम लोग बात करेंगे। पहले हम एक्चुअली उन्हीं सारे मेथड्स के बारे में ही बात करेंगे। ये भी टू स्ट्रिंग मेथड है, ऑब्जेक्ट क्लास का ही है। हैश कोड ये भी ऑब्जेक्ट क्लास का है। ठीक है, और भी हो आगे हम देखेंगे, धीरे धीरे करके सारे समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टू स्ट्रिंग मेथड के बारे में। ठीक है, आपको मैंने बताया है, एक मैं बोर्ड में पहले बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं। ठीक, फिर हम उसका प्रैक्टिस भी करेंगे प्रूफ के साथ में कि ऐसे कैसे ये होता है। ठीक, तो हम लोग चलते हैं, कहाँ गया हमारा एडिटर। ठीक, तो मैं स्टार्ट से, जैसे कि मैं वैसे टू स्ट्रिंग को मैं बहुत बार यूज भी कर चुका हूँ, लेकिन आज हम लोग उसको क्लियर करते हैं कि कैसे वर्क कैसे करता है, ये कैसे हम उसको प्रिंट कराते हैं वैल्यू को। अगर कोई भी क्लास है, मान लो हमारी क्लास है कोई EMPLOY। ठीक है, आज अभी हम जो भी बताएंगे, हो सकता है पूरा पूरा सिग्नेचर ना लिखे, इतना सारा हम पढ़ा चुके हैं, शायद आप पूरा समझ पाएंगे, और नहीं समझ पा रहे तो इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है,
एम्प्लॉय एक क्लास है, एग्जाम्पल मान के चलते हैं, इसमें कोई भी प्रॉपर्टी है, क्या है, नेम प्रॉपर्टी है, क्या, नेम और आईडी, ठीक, आईडी दो प्रॉपर्टी है मान के चलते हैं। इसके बाद में क्या है कि आपको क्या करना है, एक आपके पास यहाँ पे एक मेन मेथड बना लेते हैं, ठीक। मेन मेथड का मतलब आप जानते ही होंगे, स्टार्टअप मेथड होता है जो कि हमारे कोड को स्टार्टिंग कर बूटस्ट्रैप करता है एक तरीके से। तो वैसे मुझे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मान लो, ठीक, EMPLOY एम्प्लॉय इज इक्वल टू न्यू और ये डॉट डॉट जो भी है, ठीक। इसके बाद में आपको ये प्रिंट कराना है, क्या प्रिंट कराना है, इस ई रेफरेंस को। यहाँ पे आपने क्या किया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक, और ई को प्रिंट करा दिया। तो देखो मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ, टू स्ट्रिंग और हैश कोड। इस लेक्चर में हो सकता है दो ही चीज़ें कंप्लीट हो पाए, बट मैं उसको बहुत डीपली अच्छे से समझाऊंगा। ऐसा किसी ने भी आज तक कहीं पे भी आपको ऐसा लेक्चर नहीं मिलने वाला है, ठीक। तो यहाँ पे ई जो आप प्रिंट कराने वाले हैं, तो ये क्या करेगा, एक्चुअली ये जो है ई, यहाँ पे आपने जो प्रिंट किया रेफरेंस है, तो ये क्या कॉल करेगा, टू स्ट्रिंग मेथड को ही कॉल करेगा। अब कहाँ पे कॉल करेगा, ये जो क्लास आपने बनाई है एम्प्लॉय, इसमें तो टू स्ट्रिंग मेथड कोई है नहीं, ठीक है। लेकिन जब ये रेफरेंस आप प्रिंट कराओगे तो ये क्या करेगा, ये टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा। किस मेथड को कॉल करेगा, जब आपके यहाँ पे मेथड कोई अवेलेबल नहीं है तो ये क्या करेगा, ये जो क्लास है बाय डिफॉल्ट ये क्लास जो है किसी क्लास से एक्सटेंड है। कौन सी क्लास है वो, ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास से ये क्लास एक्सटेंड है, यानी कि इस क्लास का सुपर क्लास कौन है, ऑब्जेक्ट क्लास। क्यों, क्योंकि ये क्लास किसी अदर क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रहा है। अगर कर रहा होता तो भी उसका सुपर क्लास ऑब्जेक्ट क्लास ही होता, बट वो इनडायरेक्ट वे में होता है, ठीक है। अगर कोई क्लास किसी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट क्लास पेरेंट क्लास है डायरेक्टली, ठीक है। और अगर कोई क्लास मान लो एम्प्लॉय क्लास है, किसी क्लास को एक्सटेंड कर रहा होता है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा होता है एक्सटेंड ABC, तो इसका मतलब है, क्योंकि आपको पता है जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं होता है, तो इसका और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अलाउ होता है। इस वजह से ABC जो एक्सटेंड कर रहा होता है यहाँ पे क्लास, तो वो ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्लास से हमारा इनहेरिट नहीं कर रहा होता, बट इनडायरेक्ट वे में कैसे ABC क्लास जो है वो एक्सटेंड कर रहा होता है ऑब्जेक्ट क्लास को। तो इसका मतलब है हायरार्किकल वे में जितना भी जो भी हायरार्की टॉप लेवल होती है, मतलब लेवल्स होते हैं, वो सारे लेवल्स यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। तो ये तो इसका मतलब ये टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा, ठीक। फिर क्या करेगा, टू स्ट्रिंग यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, टू स्ट्रिंग मेथड एक्चुअली जो है ऑब्जेक्ट क्लास में वो इस तरीके से इम्प्लीमेंटेड है कि वो क्या करता है, जो एम्प्लॉय क्लास बना है इसका कुछ पैकेज होगा, तो उसमें मान लो ORG कोई भी पैकेज है, मान लो ORG डॉट कोड, ठीक है, डॉट क्यूरियस, ऐसे करके एम्प्लॉय, ठीक, एम्प्लॉय @ यहाँ पे हैज कोड क्या होगा, यहाँ पे हैज कोड, यहाँ पे हैश कोड को अपेंड कर देता है, ठीक है। अब हैश कोड क्या होता है, कहाँ से आता है, तो इसीलिए मैंने कहा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ई जब है टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा, और टू स्ट्रिंग मेथड क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्लास में आप देखेंगे तो टू स्ट्रिंग मेथड हैश कोड मेथड को इंटरनली कॉल करता है। जब वो हैश कोड मेथड को इंटरनली कॉल करता है तो वहां पे हैश वैल्यू मिलती है, हैश कोड मिलता है, हैश वैल्यू कह सकते हैं या हैश कोड कह सकते हैं, तो वो हैश कोड मिलता है और उसको यहाँ पे ये अपेंड कर लेता है, ठीक है, यहाँ पे वो ऐड कर लेता है, तब वो हमारा रेफरेंस प्रिंट होता है, ठीक। ऐसे करके इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, कुछ आप समझ नहीं पाओगे। ऐसे करके प्रिंट कराने से तभी हम कहते हैं कि जब भी आपको ऑब्जेक्ट प्रिंट कराना हो डायरेक्टली, तो आप क्या करें, यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड इंप्लीमेंट करवा लें, ठीक है। चूंकि
मैंने बोला ना कि अगर आप किसी क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो कॉल करेगा सुपर क्लास में जाके। सुपर क्लास कौन? ऑब्जेक्ट क्लास। बट अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट कर रखा है तो फिर वो आपकी ही क्लास की मेथड को कॉल करेगा, टू स्ट्रिंग मेथड को। और आपने टू स्ट्रिंग मेथड में क्या डाला है, मान के चलते हैं, अभी हम एक चीज और बताते हैं, उस स्टेप पे बाद में जाएंगे। अब मान के चलो कि आपने क्या किया है, यहाँ पे मैंने बोला टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा, और टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करके फिर वो हैश कोड को कॉल करेगा, हैश कोड उठाएगा, वैल्यू अपेंड करके यहाँ पे प्रिंट कराएगा, ठीक है। बट अगर यहाँ पे आपने टू स्ट्रिंग मेथड को इम्प्लीमेंट कर रखा है बाई चांस, यहाँ पे आपने मान लो ये कोई मेथड है टू स्ट्रिंग, ये कोई मेथड नहीं, ये सेम सिग्नेचर होना चाहिए जो कि ऑब्जेक्ट क्लास में होता है। बट मैंने बोला ना कि आपको सब कुछ यहाँ पे पता होना चाहिए, मैं कई बार यहाँ पे लिख भी चुका हूँ, ठीक है। तो बोर्ड में इतना ज़्यादा बार बार लिखना भी ना, पूरा लिखेंगे तो फिर टाइम भी ज़्यादा लगे। @override ये बताता है कि आप ये जो मेथड यहाँ लिख रहे हैं वो सुपर क्लास मेथड को यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। ओवररिडन मेथड है ये, ठीक है। टू स्ट्रिंग ऐसे करके आपने इम्प्लीमेंट कर दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, रिटर्न करवा दिया। क्या रिटर्न? ये नेम आपको प्रिंट कराना था, डायरेक्टली रेफरेंस को आप क्यों प्रिंट कराओगे? क्योंकि आप चाहते हो कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं यहाँ पे प्रिंट हो जाए, जिससे कि हमें एक एक करके प्रॉपर्टीज को प्रिंट ना कराना पड़े। वैसे क्या होगा, ई डॉट नेम करते, फिर प्लस ई डॉट ID करते। अब ऐसे आपने डायरेक्ट ई किया, तो रिटर्न आप जैसे ही डायरेक्ट ई करेंगे, ये टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा, और यहाँ पे आप नेम और ID ऐसे करके प्लस ID यहाँ पे कर सकते हैं। अननेम स्ट्रिंग है, ID इंटीजर है, मान लो कुछ भी इंट टाइप का है ना, ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग ही टोटल हो जाएगा कॉन्केट होकर के, ठीक है। तो ये रिटर्न कर देगा, ठीक। तो अब क्या प्रिंट कराएगा ये, अब ये प्रिंट कराएगा किसको, टू स्ट्रिंग मेथड जो है। इस टू स्ट्रिंग मेथड में क्या है, नेम है, ID है। अब मान के चलो जब आपने एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाया था तो कंस्ट्रक्टर में आपने नेम पास कर रखा था, मान लो कोड, ठीक, कोडर ऐसे करके। सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको। मान लो आपने कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे कोडर, ये कोडर कॉमा ID में मान लो 1 2 3 ऐसे करके पास कर रखा होगा जब ऑब्जेक्ट बनाया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोडर 1 2 3 पास किया होगा, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ये कंस्ट्रक्टर हो जाएगा, ठीक है, एम्प्लॉय। और यहाँ पे भी क्या होगा, नेम होगा पहले और ID होगा, और यहाँ पे आप इनिशियलाइज करवाओगे इसको, प्रॉपर्टीज को, ये सारी प्रॉपर्टीज को, ठीक है। तो इसके थ्रू ये कोडर ये चला जाएगा यहाँ पे। तब आप जब ई प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, ये पैकेज जो भी है इसके यहाँ पे यहाँ पे नहीं, फिर तो ये पूरा पूरा प्रिंट करेगा कोडर, यहाँ पे आ जाएगा वैल्यू क्या आ जाएगी। अब ऐसा नहीं आएगा, अब यहाँ पे आ जाएगा क्या, कोडर और 1 2 3 1 2 3 आपने प्लस लगाया ना, तो प्लस करके ये कॉन्केट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक। यही हम चाहते हैं। अब लेकिन हम क्या करते हैं, मान लो ये कोडर 1 2 3 साथ साथ में आ गया, ठीक है। अब अगर आपको जरूरत है कि यार कोडर 1 2 3 समझ में नहीं आ रहा, कोडर क्या है 1 2 3 क्या है, तो यहाँ पे बीच में प्लस लगा के स्पेस दे दो, ठीक है। तो आप मोस्टली हम यही करते हैं ना, मोस्टली प्लस लगा के ऐसे यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, ये जगह ये स्पेस हो गया, तो फिर यहाँ पे बीच में स्पेस आ जाएगा, ये जगह छूट जाएगा, ठीक है। और भी यहाँ पे दे सकते हो अपेंड करके जो भी देना है, ठीक है। मोस्टली ऐसे भी दे सकते हो, अलग में लिख दे रहा हूँ क्या क्या, जैसे कि आपने कहा नेम रिटर्न करवाना, तो नेम ऐसे ये स्ट्रिंग में दे दो प्लस नेम, ठीक, फिर प्लस ID ऐसे करके स्ट्रिंग में दे दो प्लस ID, ठीक, ऐसा करके, और ये रिटर्न मार दो। जब ये रिटर्न मारेगा तो क्या आएगा आंसर में, तो नेम तो ये स्ट्रिंग में ऑलरेडी है, तो नेम का तो नेम रहेगा, तो यहाँ पे ऐसे हाइफन भी लगा दो बीच में, तो नेम हाइफन नेम क्या है, कोडर। यहाँ पे कॉमा भी लगा दो ID के बाद में, ठीक है, पहले ID जस्ट पहले, तो नेम कोडर, फिर कॉमा आ जाएगा ये वाला, फिर आ जाएगा ID, ठीक, फिर हाइफन, फिर प्लस ID क्या है 1 2 3। अभी देखो कितना अच्छा लगेगा, ये टू स्ट्रिंग में आपने ये रिटर्न करवाया अगर है, ठीक है, टू स्ट्रिंग में आपने ये रिटर्न करवाया, ठीक।
अब देखो कितना अच्छा लग रहा है, क्लियर हो रहा है पिक्चर, नेम कोडर आईडी क्या 1 2 3। तो इस तरीके से हमारा टू स्ट्रिंग मेथड यहाँ पे हम अपनी अपनी ज़रूरत के अनुसार यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बट मान के चलो अगर टू स्ट्रिंग मेथड आपने यहाँ पे ओवरराइड नहीं किया है, ठीक है, आपने क्या किया है, हैश कोड को ओवरराइड किया है, ठीक। ठीक, आपने यहाँ पे हैश कोड को ओवरराइड किया, किसको, हैश कोड को, एट द रेट ओवरराइड। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, हैश कोड। हैश कोड का सिग्नेचर क्या होता है, HHSH कोड पूरा लिखते हैं। इसका मैं पूरा सिग्नेचर लिख देता हूँ क्योंकि शायद मैंने कभी लिखा नहीं होगा ना, इसलिए तो मुझे कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा और मैंने कभी यूज भी नहीं किया। हैश कोड पब्लिक इंट रिटर्न करता है एक्चुअली, ठीक है, HASH कोड और ये ऐसे करके होता है, ठीक। यहाँ पे आप क्या, अब अगर मान लो आपने ओवरराइड कर रखा है किसको, हैश कोड को, बट टू स्ट्रिंग को आपने ओवरराइड नहीं किया हुआ है, ठीक। अब हैश कोड में आपने क्या रिटर्न करवाया, मान लो आईडी, ये आईडी है ना, तो आईडी आपने रिटर्न करवा लिया, है ना, आईडी को रिटर्न करवा लिया। अब मैंने, आप फिर रिमाइंड करो मैंने क्या बोला था कि अगर पहले जब भी आप ई प्रिंट कराओगे तो ये क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा क्या टू स्ट्रिंग मेथड है, यहाँ पे देखा कि नहीं है, टू स्ट्रिंग मेथड तो नहीं है। फिर ये क्या करेगा, इसकी एम्प्लॉय की सुपर क्लास में जाएगा, सुपर क्लास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट क्लास है, तो ऑब्जेक्ट क्लास में देखेगा क्या टू स्ट्रिंग मेथड है, वो देखेगा हाँ है, टू स्ट्रिंग मेथड से हो रहा है उसमें ऑब्जेक्ट क्लास में, तो ऑब्जेक्ट क्लास का टू स्ट्रिंग मेथड को वो कॉल करेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन देखेगा, तो उसमें लिखा होगा रिटर्न और उसमें हैश कोड मेथड भी कॉल किया गया होगा। तो हैश कोड मेथड जब वहां पे कॉल किया गया होगा, बट आप एक चीज देखो, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से अगर पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट पेरेंट क्लास के टाइप में अगर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को हम डाल देते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म के तरीके रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वर्क करता है, ठीक है। तो इस हिसाब से वो जो भी रन टाइम में वो क्या करेगा, रन टाइम चेक करेगा कि ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, ठीक है। तो वो देखेगा चाइल्ड टाइप का है तो चाइल्ड में मेथड चेक कर, फिर क्या करेगा, चाइल्ड का मेथड कॉल करेगा हैश कोड को, पेरेंट के हैश कोड को नहीं कॉल करेगा। आपको मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि पेरेंट ये पॉलीमॉर्फिज्म यहाँ पे वर्क करेगा, ठीक है। तो ये तुरंत चाइल्ड क्लास में देखेगा क्या चाइल्ड क्लास में हैश कोड ओवररिडन है, वो चेक करेगा श्योरली वहाँ पे भी कि पेरेंट क्लास में है, बिल्कुल है, बट चाइल्ड टाइप की वजह से, क्योंकि चाइल्ड क्लास जो हमारी एम्प्लॉई है तो इस पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से ये चाइल्ड क्लास का जो हैश कोड ओवररिडन अगर है मेथड, नहीं है तो फिर वही कॉल करेगा, बट अगर ओवररिडन है तो फिर ये हैश कोड इसको कॉल करेगा। तो यहाँ पे आपने आईडी रिटर्न करवा रखा है, ठीक। तो ये जो फॉर्मेट है वो तो वही रहेगा, जो org हो गया, ठीक है, डॉट कोड हो गया पैकेज का नाम, ठीक है, फिर कोड, कोड के बाद क्यूरियस हो गया, ठीक है, फिर डॉट एम्प्लॉय हो गया, ठीक, एम्प्लॉय हो गया, और फिर बाद में क्या कर, अब यहाँ पे जब मैंने बोला एट द रेट हैश कोड कोड, तो यहाँ पे एट द रेट आ गया, फिर हैश कोड आ गया, तो ये हैश कोड यहाँ पे प्रिंट करा दिया। हैश कोड क्या है, 1 2 3 1 2 3, तो इसको यहाँ पे ये डाल देगा, ठीक है। क्यों, अब ये देखो इसने ये वाला वैल्यू नहीं प्रिंट किया, कोडर 1 2 3 नहीं किया, क्यों, या ये वाला वैल्यू नहीं प्रिंट किया, क्यों, क्योंकि इसने टू स्ट्रिंग मेथड इस यहाँ पे कोई था ही नहीं, हमने ऐसा कोई इम्प्लीमेंटेशन दिया ही नहीं था ना हमने कोई ऐसा ना कोई हमने ऐसा इम्प्लीमेंटेशन जब दिया ही नहीं था तो वो कहाँ से वैल्यू लाया, तो फिर वही टू स्ट्रिंग मेथड जो भी है, लेकिन उसने बाद में हैश कोड भी ओपन करवा रखा होगा, वो भी हम दिखाएंगे बाद में लाइब्रेरी में कैसे क्या होता है। तो फिर ये यहाँ पे 1 2 3 ऐड कर अपेंड कर देगा यहाँ पे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने टू स्ट्रिंग मेथड ओवरराइड नहीं किया है, केवल हैश कोड ओवरराइड किया है, तो टू स्ट्रिंग मेथड सुपर क्लास में जाएगा, सुपर क्लास में टू स्ट्रिंग मेथड का इम्प्लीमेंटेशन चेक करेगा, वहां पे एक्चुअली हैश कोड को कॉल किया गया है हैश कोड मेथड को, तो ये हैश कोड मेथड को कॉल करेगा और वहां पे अपेंड करके ऐसा रिजल्ट दे देगा आपको। तो इसका वैसे कोई आपका यूज नहीं रहेगा, ठीक है, बेनिफिट कोई हुआ ही नहीं। तो इसलिए अगर रेफरेंस प्रिंट कराना है तो आप मोस्टली ओवरराइड ही कर दें, ठीक है, जिससे कि आपकी सारी जो भी प्रॉपर्टी आपको जरूरत है, मान लो इसमें तो हो सकता है 100 प्रॉपर्टी हो, ठीक है, एम्प्लॉय जो क्लास है इसमें हो सकता है 20 प्रॉपर्टी हो, बट आपको 2 चाहिए तो 2 यहाँ पे डाल दो, नेम और आईडी, बाकी मत डालो,
ठीक है। तो इस तरीके से ये हाई स्कोर, इसका मतलब क्या, मैंने बोला था ना कि टू स्ट्रिंग और हाई स्कोर में क्या रिलेशनशिप है वो हम बताएंगे। तो यही रिलेशनशिप है इसमें कि अगर आपने अब यहाँ पे मान के चलो हाई स्कोर भी ओवरराइड है और यहाँ पे आप टू स्ट्रिंग भी डाल देते, ठीक है, ठीक है, टू स्ट्रिंग। अब एक चीज मैं और यहाँ पे बता देता हूँ कि एक्चुअली जो यहाँ पे प्रिंट हुआ है ना ये 1 2 3, तो ये 1 2 3 इस तरीके से प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर एक्चुअली क्या होता है कि बहुत यहाँ पे क्या होता है कि ये हैज जो 1 2 3 है इसका क्या होगा, हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ प्रिंट होता है। तो अगर आपको हेक्साडेसिमल, ऑक्टल नंबर क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, अगर आपको ये पता है तो आप समझ जाओगे 1 2 3 का हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेगा, हेक्साडेसिमल जो नंबर आएगा वो यहाँ पर प्रिंट होगा, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूं कि मान लो आपको हेक्साडेसिमल नंबर निकालना नहीं आता है, वैसे मैं आपको बताऊं ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि आप बाइनरी नंबर का क्या होता है, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, टूस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बिट वाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है। और इसके बाद में लॉजिकल ऑपरेटर्स में आ जाता है, जैसे एंड और बिटवाइज ऑपरेटर का ही पार्ट है ये, वो कैसे वर्क करते हैं। इसके बाद में हम जो जितने भी यहाँ पे बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, हेक्साडेसिमल क्या होता है, ऑक्टल क्या होता है, बाइनरी से ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये सारी चीज, बहुत सारे कन्वर्जन हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभार इंटरव्यू में भी पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो आपको अगर नहीं पता है तो मैं जरूर इसको पढ़ाऊंगा, आप लोग कमेंट करना, इसको मैं अलग टॉपिक लेकर के अलग लेक्चर बनाऊंगा और उसमें हम पढ़ाएंगे, ठीक है। बट अभी हम थोड़ा सा आपको हेक्साडेसिमल के बारे में बता देते हैं। देखो ऐसा क्या होता है कि हेक्साडेसिमल क्या होता है कि मान लो आपको 1 2 3 था, ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल फॉर्म में। देखो हेक्साडेसिमल हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये हेक्साडेसिमल है नंबर, ठीक, 1 2 3, तो इसका बेस आपने अगर डाल दिया 16 तो ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अगर 1 2 3 इसका बेस डाल दिया 2 तो ये बाइनरी में हो गया। अगर 1 2 3 इसका बेस बता दिया आपने 8 तो ऑक्टल हो गया, ठीक है। किसी भी बेस में हम नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मान लो 1 2 3 16 है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको नंबर को हमें हेक्साडेसिमल में 16 बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 16 बेस में मतलब इसका जो नंबर है 16 नंबर के बेस में फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम ये बोले जाएगा क्या, हेक्साडेसिमल, यहाँ पे ऐसे करके हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो अगर 1 2 3 ऐसे है तो यहाँ पे मैंने कहा 16 बेस में रहना चाहिए। डेसिमल क्या होता है, 10 बेस में होता है मोस्टली। तो हाँ, यहाँ पे अगर बोल दिया जाए 1 2, जैसे कि मान लो यहाँ पे 1 0 1 1 0 1 ऐसा करके था, इसको बोल दिया 10 बेस में कन्वर्ट करो, तो इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करो, ठीक है। और अगर मान लो अगर हम यही बोल देते 1 2 3 इसको 10 बेस में कन्वर्ट करो, तो इसका मतलब ये नंबर किस फॉर्मेट में फिर होगा, जब हम 10 में इसको कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो अगर हो सकता है ये ऑक्टल फॉर्मेट में हो। ऑक्टल में क्योंकि नंबर हमेशा अब 8 से कम ही रहते हैं, 0 से 7 तक का होता है, ठीक, 0 से 7 तक की डिजिट होती है। यहाँ पे ऑक्टल में 0 से 7 डिजिट तक का नंबर होता है। बाइनरी में 0 और 1 दो ही डिजिट होती है, ठीक है। और सॉरी यहाँ पे ये क्या 10 डिजिट है, सॉरी ये तो डेसिमल है ना, तो यहाँ पे 0 to 9 तक की नंबर होते हैं। और यहाँ पे 2 बाइनरी में यहाँ पे 0 और 1 दो ही होते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेक्साडेसिमल है यानी कि 0 से 15, 0 से 15 डिजिट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक यहाँ पे होता है। अब डेसिमल को मैंने बता दी, तो अब यहाँ पे नंबर जो हम डिवाइड करेंगे, मैं नीचे फिर से बताता हूँ, 1 2 3 है, ठीक। अब 1 2 3 को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 16 का यहाँ पे डिवाइड करो और रिमाइंडर यहाँ लिखते जाओ, ठीक है। तो 16 का हम करेंगे तो 1 2 है, जाएगा नहीं पूरा पूरा, यानी कि पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 16 से 128 यानी कि 16 इंटू 7 करेंगे तो 7×42 2 आ जाएगा, 7 1 7 2 9 आ जाएगा, ठीक है। नहीं 7 16 7 112 होता है ना, 7×42 के 2 4, अच्छा रिमाइंडर हो गया, और 7 1 7 4 11 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से 112 आता है, ठीक है। अब 112 आता है, यहाँ पे 7 मैंने बोल दिया, यहाँ पे कितना आ गया
7 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और 7 बार गया ना तो 7 आ जाएगा। नहीं नहीं, 7 बार गया और यहाँ पे 7 बार गया, सॉरी मैं मिटा देता हूँ। रिमाइंडर लिखना है ना उधर, तो इधर तो मैंने जो रिमाइंडर लिखना है ना, पूरा कितने बार गया, 7 बार गया, और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो यहाँ पे अगर घटाएंगे 3 में 2 गया 1, 2 में 1 गया 1, यानी कि 11, तो यहाँ पे 11 आ रहा है। ठीक है, 11 ये हो गया और 7 ये हो गया। अब इसके आगे कोई नंबर है नहीं, नंबर है नहीं है, तो इसको इधर से ऐसे लिख दो। जो भी मान लो यहाँ पे और कभी और भी भाग चला जाता है, यहाँ पे 10 आ जाता है, यहाँ पे 5 आ जाता है, और यहाँ पे फिर बाद में यहाँ पे कुछ आ जाता है, 2 आ जाता है। तो ऐसे करके यहाँ से शुरू करते हैं, 2 फिर ये फिर ये फिर ये, ऐसे लिखते हैं नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारे पास ये आया सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे 7 लिखो, 11 लिख दो, यहाँ पे 11 दूर लिखो थोड़ा भी। तो अब 11 नंबर एक्चुअली है, डायरेक्ट 11 नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 15 तक नंबर हम लिख सकते हैं, हेक्साडेसिमल में 15 तक काउंटिंग जा सकती है। ठीक है, 15 तक डिजिट जा सकती है। तो इसका और इसमें फार्मूला क्या होता है कि अगर कोई नंबर 10 मतलब 9 से ग्रेटर देन हो जाता है, 9 से ग्रेटर देन, यानी कि मैं उल्टा लिख रहा हूँ, 9 से ग्रेटर देन, यानी कि 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक, ये हो गया। तो ये हमारे नंबर हैं कितने, 9 से ज़्यादा, तो इनको 2 डिजिट में नहीं यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि ये 2 डिजिट में आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख दोगे तो समझ नहीं पाएगा। मान लो यहाँ पे 7 और 11 लिख कर दिया, तो ये तो हो गया 711, और 711 ये भी नहीं था, आपने डिवाइड करके भी 711 इसको बढ़ा दिया। और ठीक है, क्या कहोगे अब, ये तो गलत है भाई, यहाँ से 123 था, आपने 16 का भाग भी दिया, इसके बाद में 711 भी लिख दिया आपने। ठीक है, तो नहीं समझ पाओगे ना, इसलिए यहाँ पे 10 को क्या कहते हैं, 10 को ए कहते हैं, 11 को बी, सी, डी, ई और एफ, ऐसे होता है। तो यहाँ पे क्या है, 11 था, 11 बी था, यानी कि 7 और बी कर देंगे आप ऐसे। तो ये जो हमारा आंसर था, ये जो रिजल्ट आ रहा था यहाँ पे @123, तो एक्चुअली यहाँ पे क्या आएगा, @7b आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे प्रिंट होगा, ये पूरा वैल्यू पैकेज जो नेम सारा कुछ सेम रहेगा। तो हैश कोड में इस तरीके से कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये था हमारा टॉपिक। अब देखो, मैं अगर ये कहूँ कि हैश कोड ये होता क्या, हैश कोड क्या चीज़ है, ठीक है, इसका क्या यूजेज है, क्यों हैश कोड यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, क्वेश्चन बन सकता है ना कि हैश कोड एक्चुअली होता ही क्या है, हैश कोड का यूजेज क्या है, बहुत सारे। ठीक है, तो एक्चुअली अगर मैं बताऊं और इसमें अदर कुछ बताएं और कुछ तो बचा नहीं हुआ है। ठीक है, तो मैं हैश कोड के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन और कर देता हूँ, बाकी मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी। तो देखो, हैश कोड पहले मैं बताता हूँ। हैश कोड बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरीके से इसको भी टॉपिक बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा लार्ज टॉपिक है एक्चुअली। हैश कोड को जनरेट करने के लिए हैशिंग एल्गोरिथम्स का यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हैश कोड हमने बनाया, ये जो क्लास लिखी थी, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आईडी रिटर्न करवा दिया। मोस्टली हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, हैश कोड का एक्चुअली यूज क्या होता है, पहले मैं स्टार्ट से जाता हूँ। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ कि हैश कोड जो हमारा ये मैंने बनाया है मेथड, तो ये क्या करता है, हैश कोड जो मेथड है, हैश वैल्यू रिटर्न करता है। अब हैश वैल्यू जो रिटर्न करता है, वो हम कैसे रिटर्न, क्या वैल्यू रिटर्न करवाएं, क्या इसके कॉन्सेप्ट होता है, क्या कुछ इसकी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो बिल्कुल होती हैं। इसको मोस्टली आप जब भी हैश कोड इम्प्लीमेंट करें, वहाँ पे आप ये कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो ऐसा नंबर वहाँ पे रिटर्न करवाएं जिससे कि ऐसी कम पॉसिबिलिटी हो कि नंबर डुप्लीकेट हो जाए। मान लो आपने क्या किया, मान लो आपने क्या किया कि यही था। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या किया, आईडी, हाँ यहाँ पे आपने आईडी कुछ भी रिटर्न करवा दिया, 1 रिटर्न करवा दिया मान लो। ठीक है, सिंपली आईडी को, आईडी अभी तो मैंने आईडी दे दिया, तो मान लो आपने हर जगह 1 ही 1 रिटर्न करवा दिया, तो इससे क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, वो हम आगे चल के जब हम इक्वल्स मेथड ओवरराइड करेंगे। अभी हमने हैश कोड और टू स्ट्रिंग के बारे में बात किया है, अब फिर हम बात करने वाले हैं, करेंगे किस पे, हैश कोड
हैश कोड और इक्वल्स मेथड। तो इस पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इक्वल की हैश कोड और को कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ हैश कोड के बारे में कि एक्चुअली हैश कोड क्या होता है कि ये एक ऐसा यूनिक नंबर हम बनाते हैं, यूनिक नंबर बनाते हैं, ऐसा यूनिक नंबर रिटर्न कराते हैं। और इसका यूज क्या होता है, मोस्टली क्या होता है, हैजिंग। देखो हैजिंग डेटा स्ट्रक्चर होते हैं कुछ, हैजिंग डेटा स्ट्रक्चर, ठीक, बहुत सारे हैजिंग डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनमें डेटा को स्टोर करने के लिए हमें हैश कोड की जरूरत पड़ती है। और हैश कोड हम जनरेट कैसे करते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं, जिससे कि जब भी हम कोई हैश कोड जनरेट करें, मान लो हमने लिया नेम, ठीक है, नेम लिया, आईडी लिया, ठीक, आईडी लिया, नेम क्या है, राजीव है, ठीक, ऐसे करके, और आईडी है 1 2 3 है। इस वैल्यू हमारे पास ये जो है, इसको हम बना लेंगे क्या, की एक तरीके की, और इसको हम यूज करके हम क्या जनरेट करेंगे, हैश कोड जनरेट करेंगे। अब कैसे करेंगे, इसमें भी एल्गोरिथम हम अप्लाई कर सकते हैं कोई ना कोई। हम ये सोच सकते हैं कि आर की, मान लो जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, इनको हम कुछ नंबरिंग दे सकते हैं, इस अल्फ़ाबेट्स को हम नंबरिंग दे सकते हैं। यहाँ पे मान लो हमने दे दिया आर, क्योंकि सबसे वी सबसे बड़ा है, तो इसको हम कुछ दे सकते हैं, मान लो वी को हम दे सकते हैं 20, मान लो दे दिया। यहाँ पे हमने ले 20 के बाद में यहाँ 16 दे दिया, है ना, ऐसे करके हम, भाई इसको हम दे सकते हैं मान लो 14 दे दिया जे को, और डबल ई को हम दे सकते हैं, मान लो कुछ भी हमने दे दिया, डबल ई को हम दे सकते हैं मान लो 11 दे दिया, इसको भी 11 दे दिया, और ए को दे दिया हमने 5, ऐसा करके हर किसी की नंबरिंग कर दी, ठीक। ये फिर हमने एक फार्मूला बनाया अपने मन से, एल्गोरिथम क्योंकि बना रहे ना, तो फिर हम क्या एक फार्मूला बनाएंगे कि या ऐसा करते हैं कि अच्छा इनको सबको सम कर देते हैं, हर वैल्यू को सम कर देते हैं। यहाँ पे 16 है, प्लस 5, फिर प्लस 14, प्लस 11, प्लस 11, प्लस 20, प्लस ये 1 2 3 है, तो इसको चाहे तो साथ में 1 2 3 ऐसे ही ऐड कर दो, फिर इसको सबको सम कर दो, ठीक है ना। फिर इससे एक नंबर बनेगा, यूनिक नंबर, ठीक है। वो क्योंकि आईडी बार बार क्या हो गया, आईडी अलग आएगा, राजीव अलग, नेम हर किसी का अलग होगा, या आईडी सबकी अलग होगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो नंबर जनरेट होगा ये हमारा यूनिक ही नंबर जनरेट होगा हर ऑब्जेक्ट के लिए। तो ऐसी कोशिश करते हैं, क्यों कोशिश करते हैं, देखो उसका भी हम बताते हैं। इसका मोस्टली हमने बताया ना कि हैजिंग डेटा स्ट्रक्चर में मोस्टली यूज होता है। आप आगे चल के हैश टेबल भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हैजिंग डेटा स्ट्रक्चर, मान लो आपको इम्प्लॉय ही है, अभी हम इम्प्लॉय की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। इम्प्लॉय जो तुम्हारी इम्प्लॉय क्लास था तुम्हारा, उसका मान लो एक ऑब्जेक्ट बनाया तुमने, इम्प्लॉय ई इज इक्वल टू न्यू इम्प्लॉय, ठीक। तो यहाँ पे तुमने कोई पास कर दिया राजीव, ठीक, नेम क्या पास कर दिया, राजीव, और 1 2 3 आईडी पास कर दिया, ठीक। यही वाला हम इसी को आगे लिंक कर देंगे। अब इसको तुम्हें स्टोर करना है, कहाँ स्टोर करना है, किसी डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर करना है। आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि हम अभी देखो यहाँ पे वैल्यू कंस्ट्रक्ट, यहाँ पे एम्प्लॉय की प्रॉपर्टीज 50 भी हो सकती हैं, नेम, आईडी, ईमेल, पिन कोड, एड्रेस में सिटी का, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, मल्टीपल एड्रेस भी हो सकते हैं, तो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट हो सकता है। बट आपने क्या कहा कि ऐसा करो, ये ऑब्जेक्ट हम जो क्रिएट कर रहे हैं, अभी तुमने सिर्फ यहाँ पे क्या डाला, 1 2 3 आईडी, और फिर डॉट डॉट बहुत सारी चीज़ें भी हम ऐड कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। आपने कहा कि इसको आप स्टोर कर लो। ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट 1000 बना रहे हैं, 10 लाख ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, इनको आप स्टोर कर लो, कहीं पे भी स्टोर कर लो। इसके बाद में जब भी हम आपको आईडी और नेम दें, उसकी बेसिस पे आप हमें तुरंत एकदम से बहुत तेज़ी से फास्ट तरीके से आप हमें पूरा का पूरा डेटा एम्प्लॉय का, मतलब उसकी एम्प्लॉय की पूरी इंफॉर्मेशन हमें रिटर्न करके दे दो, ठीक है। तो मैंने सोचा अच्छा भाई, तो मेरा देखो हमेशा हम कोडिंग करते हैं, उस पर हम ये सोचते हैं कि एग्जीक्यूशन हमारा फास्ट होना चाहिए, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ना, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी जो मिनिमम होनी चाहिए, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग सब क्या करेंगे, एक तरीका अपनाएंगे कि कैसे स्टोर करें जिससे कि उसको फास्ट दे सकें, ठीक है। वैसे कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में आगे हम बताएंगे, बट हम सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करेंगे हैश कोड को समझाने के लिए, ठीक। तो हम क्या करेंगे, हम मान लो हमने क्या किया, सोचा कि अच्छा हम एरे ही लेते हैं, एक है क्या लेते हैं, एक एरे ले लेते हैं। अभी हमने एरे पढ़ाया ना आपको, तो एरे ही ले रहा हूँ मैं अभी, ठीक।
एरे को अच्छे से पढ़ा चुके। एरे कैसे वर्क करता है, इंडेक्सिंग भी 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। तो मैंने 8 साइज की एरे ले ली। किस साइज की, 8 साइज की। 8 ऊपर कर देता हूँ, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, ठीक। तो 8 साइज की हमने एरे ले ली। आपने बोला था कि हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट, मान लो 10,000 एम्प्लॉय स्टोर करने हैं आपको। कितने, 10,000 एम्प्लॉयज को तुम्हें स्टोर करना है ना। आपने एक ऑब्जेक्ट दिया, ऐसे लूप में पढ़ा चुका हूं ना, लूप में 10,000 का लूप चलाओगे और एक एक करके ऑब्जेक्ट को तुम्हें इसमें स्टोर करना है ना। तो आपको क्या करना है कि आपने क्या दिया, मैंने तरीका सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि ये जो नेम और तुमने 1 2 3 दिया है, इसी का यूज करते हैं। तो नेम क्या दिया, नेम राजीव था, 1 2 3 था, इसको मैंने नंबरिंग दिया, इससे हमने एक की जनरेट किया। तो अब इससे कितनी की बनेगी, वैल्यू क्या आएगी इसकी, 1 2 3, तो एक ये हो गया, इसको पहले हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। 1 1 2 4 6 5 11 11 6 17, ठीक है। 17, यहाँ पे 7 आ गया और 1 कैरी हो गया फॉरवर्ड, 2 3 4 5 5 1 6 1 7, ये हो गया, प्लस 1 2 3 हो गया। इसको ऐड करते हैं, 7 3 10 0 1 हासिल, 7 2 9 1 10 0 1 हासिल, 1 1 2, 200 वैल्यू आई, ठीक है। बट 200 यहाँ पे इंडेक्स तो है नहीं हमारी, तो हम क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे किससे, 8 से। 8 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निकालेंगे इसका। तो 8 दूनी 16, ठीक है, 2 बार गया और बचा कितना, 16 4 20 होता है, तो 4 बचा, हो गया 40। तो 8 5 40, रिमाइंडर क्या होगा, 8 5 40, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। रिमाइंडर क्या है, 0। यानी कि जब हम इसको रिमाइंडर निकाले थे, ये वाला डिवाइड वाला नहीं था साइन, रिमाइंडर वाला साइन था, ठीक है। 8 दूनी 16, 4 20 होता था, 4 40 हो गया, 14 हो गया, 40 हो गया, तो 8 और 5 40, यानी कि 8 5 40, 5 बार गया, बट पूरा पूरा ये कट गया। ये पूरा पूरा कट जाएगा कितनी बार, 8 दूनी 16 8 5 40, यानी कि 25। यानी कि रिमाइंडर क्या बचा, पूरा पूरा जब कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो हम ये क्या क्या सोचेंगे कि 0 इंडेक्स हमारी पड़ गई, ठीक है। क्या पड़ गई, 0 इंडेक्स। 0 इंडेक्स पे जो E1 ऑब्जेक्ट था उसको हम यहाँ पे स्टोर कर देंगे। अब आपने आपको अभी आप मैंने सारा जो जो भी आपने दिया मुझे, मैंने सारा ऐसे करके स्टोर कर लिया। E1 स्टोर कर लिया, कहीं E2 आएगा, कोई E3। मान लो यहाँ पे राजीव की जगह राज ही आ जाता, केवल राज आ जाता, ठीक है। नेम होता राज और आईडी होती, मान लो अलग मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ पे नेम होता मान लो राज, ठीक, और आईडी होती 1 2 5, ये होता, ठीक है। तो जो राज जो था हमारा, तो राज क्या था, 16 प्लस 5 प्लस 14 और प्लस 1 2 5, ठीक। तो 14, यानी कि इसको ऐड करते हैं 16 5 14 था, यही था। 5 4 9 5 4 9 6 15, 5 1 हासिल और 1 1 2 1 3, 35 प्लस 1 2 5, यानी कि फिर इसको ऐड करते हैं, 5 5 10 0 1 हासिल, 3 2 5 1 6 1 160 आ गया। फिर डिवाइड करो 8 से, मॉड्यूलर निकालना डिवाइड करके, ठीक है, रिमाइंडर निकालना। तो कितने बचेगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 आ गया, यानी कि 2 बार गया, 8 दूनी 16, पूरा पूरा ये कट भी गया, ठीक है। तो बचा फिर से 0 आ गया, 0 आ गया। तो ये यहाँ पे क्या हो गया कि इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर से इंडेक्स आपकी क्या बनी, 0 बनी। इसका मतलब E2 जो बनेगा ऑब्जेक्ट, उसको भी इसी के अंदर ही डालना होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो तुम्हारा एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट आ गया, जो भी 2 ऑब्जेक्ट थे वो दोनों एक ही इंडेक्स पे जा रहे हैं, कि नहीं। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कि हमें ऐसी एल्गोरिथम यहाँ पे बनानी है कि मतलब वैसे तो पॉसिबल ऐसा नहीं है कि 1 लाख ऑब्जेक्ट डालें, 1 लाख ऑब्जेक्ट हो, 1 लाख ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए आप साइज 8 ही दें तो श्योर है डुप्लीकेट तो होंगे, है ना। लेकिन हम यहाँ पे साइज 8 नहीं देंगे, उस हिसाब से फिर साइज भी बढ़ाएंगे एरिया का। लेकिन मोस्टली हम क्या करेंगे, हम एल्गोरिथम ऐसे ही बनाएंगे कि कम से कम, मतलब कम से कम ये कॉन्फ्लिक्ट आए कि हर बार 0 ही बन रहा, मान लो अब दोबारा बनाए, फिर तिबारा बनाए, तीसरा एम्प्लॉय स्टोर करें, फिर भी 0 बन जा रहा है, बाकी ये सारे खाली पड़े हैं, सारे ऑब्जेक्ट यहीं पे ऐड होते जा रहे हैं। इसमें अब दूसरा आया तो इसको हम इसी में नहीं स्टोर करेंगे, फिर हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, लिंक लिस्ट अपनाते हैं। फिर यहाँ पे एक नोड ऐड कर देंगे, यहाँ पे एक नोड ऐड कर देंगे, ठीक है।
यहाँ पे नोड अगर डुप्लीकेट आते जाएंगे तो उसको नोड ऐड करके ऐसे करके यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। इवन यहाँ पे यहाँ पे एड्रेस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, यहाँ इवन हो जाएगा, यहाँ ई2 हो जाएगा, यहाँ ई3 हो जाएगा, ऐसे करके। बट ये क्या हो जाएगा, फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी रिट्रीवल की। ठीक है, तो इस वजह से मतलब हैश कोड का उपयोग ऐसे होता है। कुल मिला के मुझे बताना जो चाह रहा था हैश कोड को, तो इस तरीके से हैश कोड का उपयोग होता है। ठीक है, बाकी हम इसको बहुत डीपली पढ़ाएंगे। हैश टेबल भी बताएंगे, हैश टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ये पूरा कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा था हैश टेबल का ही था, बट मैंने हैश कोड में थोड़ा इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा हैश कोड हो गया और ये टू स्ट्रिंग हो गया। अब हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, इसी को हम प्रैक्टिस करते हैं सेम एज इट इज जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक, तो हम इसको, मैंने बोला था ना लेक्चर लंबा हो जाएगा क्योंकि मुझे पता है ना। ठीक है, पहले मैं स्क्रीन शेयर कर दूंगा आपको। यहाँ पे जाते हैं, और जो भी इसमें बच भी गया होगा तो इसमें जब प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें और बता दूंगा। ठीक है, लेकिन हैश कोड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हैश कोड विद इक्वल्स बताएंगे, उसकी इंपॉर्टेंस पूरी पता चल जाएगी आपको। इक्वल्स मेथड, हैश कोड मेथड, टू स्ट्रिंग मेथड सारे के सारे अवेलेबल हैं। कहाँ पे अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट क्लास में। ठीक है, तो ये तीनों हम ऐसे फुटकर फुटकर बताएंगे, बाद में फिर काउंट कर देंगे कि कितने सारे अवेलेबल हैं। ठीक, तो ये दिख गया। यहाँ पे एक हम लोग लैंग पैकेज बना रहे हैं ना, तो यहाँ पैकेज क्रिएट कर देते हैं LANG। अच्छा, मुझे लगा ऑफ तो नहीं हो गया, लाइट नहीं दिख रही थी ना। ठीक है, बड़ा ये डर रहता है बीच में ऑफ हो जाए और पूरी मेहनत खराब निकल जाए। लैंग पैकेज ब्लूटूथ वायरलेस है ना, इसलिए प्रॉब्लम रहती है। तो हम यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं टेस्टर मैन। ठीक है गैस, मेन मेथड बनाते हैं और यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं एम्प्लॉय। ठीक, एक चीज़ मैं और बता दूं, जब भी एक सिंगल फाइल बनाते हैं, सिंगल फाइल में अगर मल्टीपल क्लासेस बना रहे हो तो उसमें एक ही क्लास जो है मेन जिसमें मेथड होगा उसको ही पब्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अदर को क्लास को पब्लिक नहीं करेंगे, ये याद रखना। अगर यहाँ पे पब्लिक हम कर भी देते हैं बाई चांस, देखना गलती से, तो ये कंपाइल टाइम एरर हो जाएगा, है ना। ये याद रखना। आईडी में तो पता चल जाता है, बट अगर नोट पैड पे लिख रहे हो तो फिर पता नहीं चलता है, फिर वो तो रन कराओगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, पूरा सिग्नेचर देना है प्रॉपरली। प्राइवेट मॉडिफायर हो गया, नेम क्या होगा स्ट्रिंग टाइप का, और फिर प्रॉपर्टी का नाम नेम है। इसी प्रकार प्राइवेट इंट आईडी होगी हमारी। ठीक है, फिर हम एक कंस्ट्रक्टर भी बनाएंगे, ठीक है, जिससे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना पूरा। ये पहले हम नेम को पास करेंगे, फिर हम आईडी को पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम असाइन करवा देंगे डॉट नेम, ठीक, डॉट आईडी। ये नेम और आईडी हमारा बन गया। अब यहाँ पे हम एक एक करके जो भी हमने वहाँ पे किया था यहाँ पे सेम टू सेम वही करते हैं। सबसे पहले हम एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, मैंने एम्प्लॉय बनाया। यहाँ पे क्या पास करेंगे, नेम पास करेंगे। मान लो हमने नेम क्या पास किया, अपना नाम ही दे दिया, आईडी में 123 दे दिया। उससे हम वही करेंगे जो हम लोगों ने अभी किया है कोड पे, और यहाँ पे सिस आउट करते हैं और ई को प्रिंट कराते हैं। तो मैंने क्या बोला था, क्या प्रिंट होगा पहले, पैकेज एट द रेट हैश कोड हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। ठीक, यहाँ पे
देखो पैकेज एट द रेट हैश कोड आएगा यहाँ पे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में। तो यहाँ पे जो नेम है और अब मैंने पास किया और क्या कहते हैं और ये 1 2 3 पास किया, इसका कोई मतलब यूज नहीं है यहाँ पे, इसका कोई रोल ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है, अभी क्यों नहीं रोल है, क्योंकि मैंने बोला पहले टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करेगा, वहां से हैश कोड को कॉल करेगा, हैश कोड हमने ओवरराइड नहीं किया है और टू स्ट्रिंग हमने ओवरराइड नहीं किया है, तो इसका मतलब हैश कोड रेफरेंस होगा, एड्रेस होगा, किसका होगा, एम्प्लॉय का एड्रेस। ठीक है, वही यहाँ पे ये अपेंड उसको ही फिर वो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके यहाँ प्रिंट करा रहा है। अब चाहें तो आप हैश कोड को, अगर आपको देखना है कि अच्छा हैश कोड क्या जनरेट हुआ होगा, तो यहाँ पे मेथड कॉल कर सकते हैं हैश कोड का। तो ये सुपर क्लास के मेथड को कॉल करेगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नंबर प्रिंट कर देगा। ठीक, ये देखो है इंटीजर नंबर, कुछ लॉन्ग लॉन्ग नंबर फॉर्मेट होगा, इंटीजर हो चाहे लॉन्ग हो। ठीक है, तो ये नंबर में है, इस नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, तब जा करके हमारा ये आया हुआ है ई। पहले ई कैसे आया हुआ है, तो यहाँ पे वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे जो इन्होंने हैश कोड जो है ये नंबर है, नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया यानी कि 16 होगा। तो आप देखो यहाँ पे 16 डिवाइड करो 24 में, तो 16 दूनी 32 हो जाता है। ठीक है, 16 एकम 16, एक बार जा रहा है ना, लेकिन रिमाइंडर कितना बच रहा है, 16 4 20 4 24, 8 बच रहा है यहाँ पे। नहीं यहाँ से, अच्छा सही है तो है। तो यहाँ पे क्या उल्टा चलता है ना, मैंने बोला ना कि लास्ट में जो बचेगा ना रिमाइंडर, वहां से स्टार्ट करेगा, तो तभी यहाँ पे ई बना हुआ है। तो ये पूरा जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे तब जाके कहीं ये वाला हेक्साडेसिमल बन पाएगा। ठीक है, तो ये है, तो ये हेक्साडेसिमल। अब मैं इसको आगे कैसे क्लियर करूंगा, हम अपना खुद का जब स्कोर इंप्लीमेंट करेंगे, टू स्ट्रिंग मेथड इंप्लीमेंट करेंगे, तब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए हम इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं ये कैसे हुआ, बट आगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैंने कुछ भी ओवरराइड नहीं किया था, अब हम खुद का अपना हाई स्कोर बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पे खुद का हाई स्कोर बना लेते हैं, यहाँ पे हम हाई स्कोर ओवरराइड करते हैं। ठीक, ये मेथड क्या हुआ, क्यों नहीं ओवरराइड हुआ, हाँ ये हो गया। ठीक, यहाँ पे हैश कोड बनाया, यहाँ पे हम रिटर्न करवा देते हैं 1 2 3। ठीक, 1 2 3, ये फिर हम रन कराते हैं। देखो ये 1 2 3 आया और यहाँ पे 7 भी आ गया। अब तो क्लियर हो गया। अब उतने बड़े नंबर को हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने बैठते ना, तो बहुत टाइम भी लग जाता है। तो यहाँ पे देखो क्लियर हो गया, 1 2 3 7 भी मैंने बताया था, इसलिए 7 भी आया क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर आ जा रहा था, कितना 11 आ जा रहा था, यहाँ पे बी आ जा रहा है, 7 बार जा रहा है भाग पहली बार, तो 7 आ गया। ठीक है, तो इसके बाद कुछ बचता नहीं, तो उल्टा नीचे से चलता है ना, मैंने बताया, तो इसीलिए सबसे पहले 7 आया। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आप यहाँ पे टू स्ट्रिंग मेथड को भी क्या करते हैं, ओवरराइड कर देते हैं एट द रेट, सॉरी एट द रेट में नहीं लगाना चाहिए, टू स्ट्रिंग लिखें यहाँ पे, ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ये। ठीक, अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम प्रिंट रिटर्न करवाते हैं नेम फिर हाइफन प्लस, मैंने जो वहाँ पे लिखा था बोर्ड में वही बिल्कुल सेम टू सेम, यहाँ पे कॉमा फिर आईडी हाइफन प्लस आईडी। अब इसके अंदर से तो देखो मैंने कहीं पे भी हैश कोड कॉल नहीं किया है, तो मैंने बोला ना सबसे पहले ये इस क्लास में देखेगा टू स्ट्रिंग है, तो देखेगा तो ये रिटर्न करवाते, फिर हैश कोड का यहाँ पे कोई रोल नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कोई रोल नहीं रह जाएगा। अब हम कॉल करते हैं, अब प्रॉपरली वैल्यू देगा जो हमें रिस्पेक्टेड है मोस्टली। हम इसका क्या करेंगे, 7 भी ये सब, हमें तो इसकी ज़रूरत है ना। ये हाई स्कोर देखो यहाँ पे 1 2 3 दे रहा है, हाई स्कोर जो मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया हुआ है, तो हाई स्कोर 1 2 3 दे रहा है, बट ये टू स्ट्रिंग मेथड कॉल हुआ, यहाँ से कोई भी हमारा अदर मेथड कॉल ही नहीं हुआ है। ठीक, अगर हम चाहें तो यहाँ पे प्रेसिस आउट लगा सकते हैं और भी क्लियर करने के लिए, मेरा कॉल हो वैसे तो क्लियर हो ही गया है, बट फिर भी हम एक सिस आउट लगा देते हैं। ठीक, यहाँ पे ये हैश कोड। ठीक, यहाँ पे हम टू स्ट्रिंग ये वाला लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों को कमेंट कर देते हैं, तो वो तो मैं बता चुका हूँ। तो एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, जब टू स्ट्रिंग डाल देंगे तब तो वैसे भी कॉल नहीं होगा हाई स्कोर, बट अभी एक बार हम दिखा देते हैं आपको ये कमेंट करके,
तो ये हाई स्कोर कॉल होता है नहीं होता, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिख के आ गया फ्रेंड हाई स्कोर, तो ये मैं बताना चाह रहा था। और जब आप, और फिर देखो मैंने पूरा अनकमेंट कर दिया, यानी कि सब कुछ है हमारे पास। ये एम्प्लॉय क्लास हो गई, और ये हमारा हाई स्कोर हो गया, टू स्ट्रिंग मेथड हो गया। अब हम दोबारा रन कराते हैं इसको, तो अब ये केवल टू स्ट्रिंग को ही कॉल करेगा, हाई स्कोर को नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से हमने 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 तो कॉल किया नहीं हाई स्कोर को। सुपर क्लास करता है, बट हमने उसका काम ही खत्म कर दिया, उसका कोई यूज ही नहीं रहा। ठीक है, हमने अपना खुद का इम्प्लीमेंटेशन डाला, हमें जो चाहिए था। तो देखो यहाँ पे टू स्ट्रिंग कॉल हुआ, नेम हाई स्कोर यहाँ पे प्रिंट हुआ है। हाई स्कोर क्यों कॉल हुआ है? क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है। अगर इसको हटा देते हैं तो फिर कोई दिक्कत, कोई यूज नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जानबूझ के उसको खुद से कॉल किया ना, इसलिए प्रिंट हुआ है। मैं सिर्फ रेफरेंस की बात कर रहा था, तो रेफरेंस पे सिर्फ टू स्ट्रिंग ही कॉल होगा, ठीक, हाई स्कोर नहीं कॉल होगा। तो ये हाई स्कोर और टू स्ट्रिंग में रिलेशनशिप था। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हाई स्कोर और इक्वल्स के बारे में। इसमें दोनों में क्या मतलब रिलेशनशिप रहता है, ठीक। और जब हम इसको पढ़ लेंगे, हाँ पहले ये पढ़ते हैं, इसके बाद में बताएंगे कुछ। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, क्योंकि लेक्चर वैसे भी बहुत बड़ा हो गया है, और मैं आज ही शायद लूँगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको एक साथ मिल जाएगा। थैंक यू गैस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अभी आप इसको करिए, प्रैक्टिस करिए, इसको समझिए, ठीक है। इसका हाई स्कोर, अभी मैंने ये नहीं बताया कि हाई स्कोर जनरेट कैसे करते हैं, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में ही बताते हैं फिर। देखो ये जो हाई स्कोर है इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, नहीं हाई स्कोर नहीं, इक्वल्स मेथड को बताएं। हाई स्कोर का तो मैंने इम्प्लीमेंटेशन का तो अभी नहीं बता सकता पूरा, क्योंकि हैजिंग एल्गोरिथम मैंने बताया ना, हैजिंग एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। तो हैजिंग एल्गोरिथम पहले बात तो हमें पढ़ानी पड़ेगी ना उसके लिए, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। पर हाँ, इक्वल्स मेथड जब पढ़ाएंगे तो इक्वल्स मेथड का इम्प्लीमेंटेशन और फिर उसका हाई स्कोर से क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, वो चीज़ें हम बताएंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।